नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी एलाइड सर्विसेज का प्रीवियस ईयर का पेपर। देखो, ये जो एचपी एलाइड सर्विसेज का प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये काफ़ी हेल्प आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो करने वाला है। तो एचपी जीके का सबसे पहला सेक्शन यहाँ पर है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हम इस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, पहले भी जो है वो पेपर डिस्कस हुए हैं, परंतु इस बार जब डिस्कस होगा तो बहुत ज़्यादा सारी नई जानकारी आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखेंगे कि वो आपने रिवाइज भी किए और पहले भी पढ़े थे और नए सीखे भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ यमुना? यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कालिंदी जो है वो इसका वैदिक नाम है। यमुना हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है, ये तो आपको पता है ही है, परंतु आपको ध्यान रखना है यहाँ से यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखो, यमुना की सहायक नदियों में जो है वो कौन कौन सी आती हैं? टॉन्स आती है, आंध्रा आती है, गिरी आती है, जलाल आती है, मारकंडा आती है और पब्बर आती है, पतसरी आती है, बाट आती है। ये आपने पढ़ी हुई है। अभी हम जानेंगे, हमने पिछले कल ही आंध्रा परियोजना के बारे में पढ़ा था कि आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जो है वो यमुना रिवर बेसिन के ऊपर जो है वो बना हुआ है। और आंध्रा एक्चुअली में ये खड्ड है जिसके ऊपर ये बना हुआ है, यमुना रिवर बेसिन हो गया। अगर हम आंध्रा इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना कि ये कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो ये 16.95 मेगावाट का जो है वो प्रोजेक्ट है। 16.95 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। हमने एक जो ट्राइब्यूटरी पढ़ी वो आंध्रा भी पढ़ी। आंध्रा के अलावा हमने गिरी भी जो था वो एक ट्राइब्यूटरी पढ़ी। गिरी की अगर हम बात करते हैं तो गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ना वो कितने मेगावाट का है? तो गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो 60 मेगावाट का परियोजना है और इसको कौन सी एजेंसी एग्जीक्यूट करती है? इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं, एट विच प्लेस डज रिवर ब्यास इंटरसेक्ट द धौलाधार माउंटेन रेंज? तो बोलते हैं कि ब्यास नदी जो है ना वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को जो है वो किसी स्थान पर जो है वो काटती है। इंटरसेक्ट कहाँ पर इसको ये करती है? देखो, इसको इंटरसेक्ट ये करती है ऑप्शन बी, लारजी में। अब लारजी में इसको इंटरसेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। आपने ध्यान रखना है कि पहले तो लारजी यमुना की सहायक नदी है और लारजी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना भी है। देखो, लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है तो कितने मेगावाट की ये परियोजना है ये पता होना चाहिए। लारजी जो है वो 126 मेगावाट की जो है वो एक परियोजना है और इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? तो इसको भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है और ये ब्यास रिवर बेसिन के ऊपर जो है वो बनी हुई परियोजना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है ना कि लारजी परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है? बहुत पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ था, तब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था लारजी परियोजना के बारे में कोई करके। तो लारजी परियोजना डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ती है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? तो चंबा झीले में बोलते हैं इनमें से कौन सी झील जो है वो स्थित नहीं है? डिस्ट्रिक्ट चंबा की इंपॉर्टेंट लेक्स की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट चंबा में इनमें से कौन सी झील नहीं है? गढ़ासरू झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। अगर हम बात करते हैं महाकाली झील की, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। मणिमहेश झील भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है, परंतु करेरी झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में नहीं पड़ती। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। करेरी झील जो है वो कहाँ पर पड़ती है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ती है और कांगड़ा और चंबा को जोड़ने वाला एक इंपॉर्टेंट दर्रा भी आपने ध्यान रखना है। उस दर्रे का नाम है वारू दर्रा। ये वारू दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है? ये कांगड़ा को जो है वो चंबा साइड से जो है वो जोड़ता है। एक इकलौता ऐसा दर्रा नहीं है जो कांगड़ा को चंबा साइड से जोड़ता है। और भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जैसे कि वारू दर्रा के अलावा जो है वो जालसू जोत हो गया, तेलंग दर्रा हो गया, भीम सूत्री दर्रा हो गया, ये सारे जो हैं वो जोड़ते हैं और उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने यहाँ पर चंबा में एक खजियार लेक भी पढ़ी है। खजियार लेक को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और 1992 में जो था वो इसको मिनी स्विट्जरलैंड करके WP ब्लेजर के द्वारा जो था वो कहा गया था। ये भी हो गया, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की भी बात हो रही थी, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कौन कौन सी लेक्स स्थित हैं? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में डल झील जो है वो पड़ती है, भागसुनाग झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है, पोंग लेक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। पोंग जो है ये इंपॉर्टेंट लेक्स है, यहाँ पर हर साल जो है बहुत सारे जो है वो पक्षी जो हैं वो आते हैं, जिनको आप प्रवासी पक्षी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो किसी और स्टेट से, जैसे कुछ राजस्थान से आते हैं, कोई कहीं से आते हैं, कोई कहीं से आते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। और हाँ, प्रवासी की बात हुई तो प्रवासी भारतीय दिवस भी अभी मनाया गया था। 9 जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच माउंटेन पास जॉइंस द कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सा दर्रा कुल्लू को जो है वो मंडी से जोड़ता है? ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है कि दुलची दर्रा जो है वो कुल्लू को मंडी से जोड़ता है। हाँ, इकलौता ऐसा दर्रा नहीं है कि जो कुल्लू को मंडी से जोड़ता है, क्योंकि PGT की टेस्ट सीरीज में हमने ये पढ़ रखा है कि एक पजौंद गलू भी आता है। जो पजौंद गलू है ना, ये किसको किसके साथ जोड़ता है? ये भी जो है वो किसको
दो जोड़ता है, ये जोड़ता है कुल्लू को मंडी के साथ, ये आपने ध्यान रखना है पजौंद गलू करके। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर दिया गया है जालसू दर्रा, ये चंबा को जो है वो कुल्लू साइड से जो है वो जोड़ता है। हमने जलोरी दर्रा जो है वो पढ़ रखा है, जलोरी दर्रा जो है किसको किसके साथ जोड़ता है, तो जलोरी दर्रा कुल्लू में स्थित है और ये कुल्लू में जो है वो इनर और आउटर सिराज को जो है वो आपस में जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। आपने दराती दर्रा ध्यान रखना है, दराती दर्रा ऑप्शन में दिया गया है, ये चंबा को जो है वो पांगी साइड से जो है वो जोड़ता है। और साच दर्रा जो इंपॉर्टेंट आता है, साच दर्रा भी जो है वो चंबा को पांगी साइड से जोड़ता है। पांगी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किलाड़ में स्थित है। पांगी में जो है वो रेजिडेंशियल कमिश्नर बैठते हैं और इकलौता ऐसा है जहाँ पर रेजिडेंशियल कमिश्नर जो है वो बैठते हैं हिमाचल में। 5वें नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विद विच ऋषि निर्मंड रीजन ऑफ कुल्लू इज एसोसिएटेड, तो बोलते हैं कि कुल्लू का जो निर्मंड रीजन है ना वो किस ऋषि के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। अगर कुल्लू के निर्मंड में अगर हम बात करते हैं कि कौन से ऋषि के साथ जो है वो जोड़ा जाता है, तो ये परशुराम, भगवान परशुराम, ऋषि परशुराम के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। चलो ठीक है, परशुराम के साथ जोड़ा जाता है। रेणुका माता के पुत्र थे परशुराम, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर भुंडा फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है और भुंडा फेस्टिवल जो है वो पहाड़ों का कुंभ भी कहा जाता है क्योंकि 12 वर्षों के आफ्टर 12 ईयर्स जो है ये मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखें। निर्मंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बुढ़ी दिवाली, भुंडा फेस्टिवल, ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ के जो यहाँ पर मनाए जाते हैं। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो आप जानिए। भुंडा फेस्टिवल की शुरुआत भगवान परशुराम के द्वारा जो था वो की गई थी, ऋषि परशुराम के द्वारा की गई थी। इससे पहले जो था वो इसे नरमेघ यज्ञ भी जो था वो कहा जाता था। जब निर्मंड में ये होता था ना भगवान परशुराम के टाइम में, तो इस दौरान भगवान परशुराम अपनी कोठी में इस यज्ञ के दौरान जो था वो नरमुंडों की आहुतियाँ जो था वो दिया करते थे और नरमुंडों की आहुतियाँ दिया करते थे। इसी कारण निर्मंड गाँव का नाम जो है वो नरमुंड भी पड़ा था, नरमुंड भी इसको कहा जाता था। और 12 वर्ष के पश्चात जैसे कि हरिद्वार का कुंभ मेला है ना, जैसे वो कुंभ मेला मनाया जाता है, वैसे ही इसको भी जो है वो 12 वर्षों के बाद ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवाल्सर विलेज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड, तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवाल्सर गाँव निम्नलिखित में से किसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। देखो अगर हम रिवाल्सर की बात करते हैं तो रिवाल्सर जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, रिवाल्सर पद्म संभव के साथ भी जुड़ा हुआ है, लोमस ऋषि के साथ भी जुड़ा हुआ है और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी जो है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया, इन तीनों के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। रिवाल्सर की बात करते हैं, रिवाल्सर लेक भी है, मंडी जिले में जो है वो स्थित है। रिवाल्सर टाउन जो है वो पद्म संभव, लोमस ऋषि और गुरु गोविंद सिंह, इन तीनों के साथ जो है वो जुड़ा गया है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, पूछने वाला है कि मंडी के कौन से राजा थे, मंडी के ऐसे कौन से राजा थे जो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे। देखो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन जो मंडी के राजा थे वो थे राजा सिद्धसेन, ये हमने ब्लोकरा सीरीज में भी पढ़ रखा है। सिद्धसेन जो था वो समकालीन थे और सिद्धसेन के द्वारा पर यहाँ पर एक सिद्धसेन के कार्यकाल के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यहाँ पर जो था वो क्या किया गया था, एक यज्ञ भी जो था वो किया गया था ताकि यहाँ पर शांति बनी रहे और जो आउटर पावर्स होती हैं यानी कि पड़ोसी राज्यों का जो अटैक होता है ना उससे भी जो है वो बना रहे, ये आशीर्वाद गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा दिया गया था। सिद्धसेन की बात हो रही है तो इनके द्वारा पंचवक्रत्वा मंदिर जो हमने पढ़ा है और त्रिलोकनाथ मंदिर भी मंडी में एक है, सिद्ध गणेश जी का मंदिर यहाँ पर एक है, जालपा मंदिर, सिद्ध जालपा मंदिर यहाँ पर है, वो भी जो है वो सिद्धसेन के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो बनवाए गए थे। अगर हम मंडी की लेक्स की बात कर लेते हैं, मंडी में रिवाल्सर लेक आती है, पराशर लेक जो है वो मंडी में आती है। पराशर लेक भी इंपॉर्टेंट है, रिवाल्सर लेक भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं मंडी में, मंडी में जो है वो इसके अलावा सुखसार झील, कलासर झील, कुंतभ्योग झील, पंडोह झील भी मंडी में ही आती है और कुमारवाह झील भी मंडी में ही आती है। 7th नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चमेरा लेक, चमेरा झील जो है वो बोलते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। चमेरा लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्थित है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, चमेरा नाम से पता चल रहा है चंबा जिले में जो है वो स्थित है। और रिवर की बात करें तो रावी नदी जो है वो यहाँ पर बहती है और चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रावी नदी के ऊपर ही जो है वो बना हुआ है और चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है, चमेरा 3 परियोजना है। ये तीनों परियोजनाएं और इनकी कैपेसिटी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। तो इन तीनों परियोजनाओं की कैपेसिटी जानते हैं, चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 परियोजना की। देखिए चमेरा 1 परियोजना की अगर हम बात करते हैं किसकी कैपेसिटी कितनी है तो इसकी कैपेसिटी है 540 मेगावाट। 540 मेगावाट। चमेरा 2 परियोजना की कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट है और 3 परियोजना की 231 मेगावाट जो है वो उसकी कैपेसिटी है। और आपने ध्यान रखना है इन तीनों को एग्जीक्यूट करने वाली एक एजेंसी बनाई गई है जिसको NHPC जो है वो नाम दिया गया है। NHPC और भी बहुत सारी परियोजनाओं को बेशक एग्जीक्यूट करती है परंतु चमेरा परियोजना की स्पेसिफिक रूप से अभी बात हो रही है।
अगला क्वेश्चन देखें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ जस्टिस मेहर चंद महाजन ऑटोबायोग्राफी। तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, शायद हाई कोर्ट में भी एक बार पूछा जा चुका है कि न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन जी की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है। तो उनकी जो आत्मकथा है ना, उनका शीर्षक है ऑप्शन ए लुकिंग बैक। ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। मेहर चंद महाजन के नाम पर जो है वो कॉलेज भी कांगड़ा में बनाया गया है जिसका नाम है MCM DAB कॉलेज, और वो कांगड़ा में जो है वो स्थित है। मेहर चंद महाजन DAB कॉलेज उसका नाम हो गया। ये थे कौन, क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये देखो हिमाचल से संबंध रखने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर इंडिया जो है वो रह चुके हैं, वो आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि अगर हम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अगर हम पहले चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस MH बेग, मिर्जा अहमदुल्ला बेग का नाम आपने ध्यान रखना है। पहली महिला चीफ जस्टिस थी लीला सेठ, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के पहले जो चीफ कमिश्नर थे वो NC मेहता थे। हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर S चक्रवर्ती थे। पहले स्पीकर हमने कल पढ़े थे पंडित जयवंत राम थे। हमने उनके बाद कौन बने थे वो भी हमने पढ़ा था। और हिमाचल प्रदेश के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, लोकायुक्त यहाँ के जस्टिस TVS अत्याचारी यहाँ के लोकायुक्त थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ दी ऑथर ऑफ गोरखा कॉन्क्वेस्ट अर्की। अर्की की गोरखा विजय ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। अर्की की गोरखा विजय ये एक इम्पॉर्टेंट किताब है और ये किताब US परमार के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी US परमार जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट किताबें हिमाचल प्रदेश की, और वो किसके द्वारा जो था वो लिखी गई थी, ये क्वेश्चन बनेगा आपको एग्जाम में। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की एक किताब है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई, किन्नर देश करके, राहुल सांकृत्यान के द्वारा वो लिखी गई है। हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई है, रशियन पेंटर थे ये एक। और हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब जो है वो लिखी गई है विक्रम कायस्थ के द्वारा। और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब भी है जो मनमोहन सिंह के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और हिमाचल प्रदेश परिचय किताब देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य से एक झलक किताब है, ये भी देवराज शर्मा के द्वारा ही जो है वो लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे उनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि हम बात करते हैं शांता कुमार जी की, इनके द्वारा जो हिमालय पर लाल छाया किताब है, लाजो किताब है। लाजो किताब के अलावा पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, ये सारी किताबें लिखी गई हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती भी अभी मनाई गई, कब मनाई जाती है, जनवरी महीने में उनकी जयंती, कमेंट करके आप बताएंगे। और YS परमार की अगर हम बात करते हैं, वो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा किताब लिखी गई हिमाचल HP ईट्स शेप एंड स्टेट किताब, और दूसरी किताब उनके द्वारा पॉलिएंड्रीज इन हिमालय से लिखी गई। ये किताबें आपने ध्यान रखनी। बहुत सारी किताबें हमने जल्दी जल्दी में रिवाइज कर ली। रिवीजन यही है कि आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाए और डिटेल में भी जानकारी मिले, ताकि रिलेट करके कुछ एग्जाम में पूछा जाए तो आपके गलत ना हो। 10वें नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट विटनेस्ड द जुग्गा एगिटेशन अराउंड 1883 इन विच सम फार्मर्स सेल्फ इमोलेटेड। तो बोलते हैं कि जुग्गा जो एक आंदोलन हुआ था ना, ये बोलते हैं जहाँ पर किसानों के द्वारा आत्मदाह कर दिया गया था, कि इस रियासत में जो था वो हुआ था, ये कहलूर रियासत में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर। और कब हुआ था, 1883 में हुआ था। अब जुग्गा क्यों कहा गया, जुग्गा इसलिए कहा गया कि किसानों ने खुद को झुंगियों के अंदर जो था, झुंगियाँ जो होती थी ना, जैसे झोंपड़ियाँ टाइप में हो गई, झोंपड़ियों में जो था वो खुद को अंदर डाल के जो था वो बाहर से आग लगा ली थी। ये आपने ध्यान रखना है, बाहर से आग लगा ली थी और खुद आत्मदाह इस तरह से उन्होंने कर दिया था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा जुग्गा आंदोलन। और कहलूर रियासत में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, 1883 में जो था ये हुआ था। पूछा जाए कब हुआ था, वो गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है कि उस टाइम के राजा कौन हुआ करते थे। उस टाइम के राजा अमरचंद जो था वो हुआ करते थे। ये कोई खास शासक नहीं रहे, इनका इतना स्ट्रेंथ नहीं रही, और जब आपको पता है कि इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही तभी तो ये आंदोलन हुआ था। और जो जुल्म जनता के ऊपर किए जाते थे उनके खिलाफ जनता ने आवाज़ उठाना स्टार्ट की, और आवाज़ जब उठाई गई तो इस तरह के आंदोलन हुए। और इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है जो आसपास के गाँव थे, जैसे कि पंतेड़ा गाँव, गेड़मी गाँव, लूलहान गाँव, ये सारा कोट गाँव हो गया, यहाँ पर सभी जगह हमें इसका प्रभाव देखने को जो है वो मिलता है। और यहाँ पर जब उस टाइम जो था वो अमरचंद ने जो था वो अपनी ही रियासत में एक तहसीलदार हुआ करते थे निरंजन सिंह की अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में जो था वो पुलिस जो था वो गेड़मी भेजी थी, और झुग्गियों में जो धरने दे रही थी सत्याग्रही, उनको गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। और यहाँ पर आपने ये बात ध्यान रखनी है कि निरंजन सिंह था ना, इनको गोली भी मार दी गई थी। गोली मारी गई थी उसी समय जो था वो वहाँ पर प्रजा के नेता थे जिनका नाम था गुलाबा राम नड्डा, उनके द्वारा था वो गोली मार दी गई थी। लोगों ने
क्या किया था, गुस्से में आकर निरंजन सिंह जो तहसीलदार को अपॉइंट किया गया था वहाँ पर, वो झुग्गियाँ जो जल रही थी ना, उन्हीं झुग्गियों में जो था वो फेंक दिया था। वो घायल हुआ था गोली से और उसको उन्हीं झुग्गियों में जो था वो फेंक दिया था। तो इतना खतरनाक एग्रेशन जो था वो यहाँ पर हुआ था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं ऑन विच डे डज द गुग्गा मंडली बिगिन टू रिसाइट द गुग्गा स्टोरी बाय गोइंग अराउंड डिफरेंट विलेजेस। तो देखो हिमाचल का बड़ा ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कल्चर हमारा विलुप्त हो रहा है उसी से क्वेश्चन को रिलेट किया गया है। बोलते हैं गुग्गा मंडली किस दिन गांव गांव जाकर जो है वो गुग्गा गाथा के गान सुनाया करती है। तो ये कब सुनाया करती है, रक्षाबंधन के दिन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। तो ये रक्षाबंधन के दिन होता है कि इस तरह से घर घर जाकर जो है वो इनके द्वारा जो है वो स्टोरीज जो है वो बताई जाती हैं, गानों के रूप में डिप्लिक्ट की जाती हैं स्टोरीज, एक तरह से यूँ कहेंगे आप। हमारे हिमाचल में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो किताबों में नहीं दिए गए हैं, और किताबों में नहीं दिए गए हैं ना, और वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको कॉमन कल्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया होता है कि स्टूडेंट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ हिमाचल कल्चर, लैंग्वेज, यहाँ की डायलेक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें ना यहीं पर करती हैं, वो कहीं से पढ़ी नहीं जाती चीज़ें, वो बस आ जाती हैं खुद ब खुद ही। वैसे ही क्वेश्चन है। और भी हिमाचल के क्वेश्चन देखिए आप क्या क्या पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले कल ही एक क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि हमने जागरा फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था। जागरा जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है, सितंबर महीने में मनाया जाता है। और जो महासू देवता है ना उनकी वर्शिप यहाँ पर की जाती है, जो अपर शिमला के क्षेत्र हो गए, सिरमौर किन्नौर के क्षेत्र हो गए, वहाँ पर की जाता है। इसी दौरान यहाँ पर बिरसू सॉन्ग भी जो है वो गाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलते हैं नियर विच फोर्ट अ बैटल वाज फाउट इन मई 1815 बिटवीन द ब्रिटिश एंड गोरखाज इन विच भक्ति थापा वाज किल्ड। तो बोलते हैं मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखाओं का युद्ध हुआ था जिसमें भक्ति थापा जो था वो मारा गया था। देखो मई महीने की बात है और 1815 की बात है। ब्रिटिशर्स जो था वो गोरखाओं को भगाने की कोशिश कर रहे थे, गोरखा भी अड़े हुए थे, उनके बीच में लड़ाई चली, और लड़ाई चली तो बहुत सारे गोरखाज मारे गए थे। बाद में चलकर एक संधि होती है, गोरखा यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, उनको एक क्लियर रास्ता दे दिया जाता है कि आप भाई जाओ। तो 1815 में जो था वो ब्रिटिश के द्वारा जो था वो गोरखाओं को जो था वो मारा गया था। गोरखाओं के जो लीडर थे, एक बड़े ही शक्तिशाली माने गए भक्ति थापा, उनको जो था वो मारा गया। कौन सा ये फोर्ट था, ये था मल्लौं फोर्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मल्लौं के फोर्ट में ये घटना हुई थी और 1815 की बात है जब ये घटना हुई थी। अब देखो होता क्या है कि भक्ति थापा तो मारा जाता है, भक्ति थापा के बाद जो कमांडर थे अमर सिंह थापा वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनको जो है वो हथियार छोड़ने पड़ते हैं, हथियार डालने पड़ते हैं। अब हथियार डालने पड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इनके बीच में संगौली की संधि जो है वो आपस में होती है। संगौली की संधि जो है वो इनके बीच में आपस में होती है, और संगौली की संधि में जो है वो क्या डिसाइड किया जाता है कि जो गोरखा है ना उनको सुरक्षित जो है वो नेपाल वापस जो है वो भेज दिया जाएगा, और वही होता है, भेज भी दिया जाता है बाद में चलकर। एक्चुअली में इनको इनवाइट किया गया था बिलासपुर के राजा के द्वारा। बिलासपुर और भी पहाड़ी रियासतों के राजा मिले हुए थे साथ में कि आप आओ और कांगड़ा के ऊपर अटैक करो, क्योंकि संसार चंद्र जो था वो उस टाइम काफ़ी तंग जो था वो उनको करके रखा था, और ये आए थे और इन्होंने उस टाइम जो था वो अटैक किया था। और कहते हैं कि ये इतने खतरनाक तरीके से अटैक करते थे, ये इंसान और जानवरों के बीच में फ़र्क समझते ही नहीं थे। और उसके बाद संसार चंद्र कांगड़ा के किले में जाकर शरण लेता है और उसकी पूरी रियासत चली जाती है, क्योंकि कांगड़ा के किले को जो था वो गोरखा नहीं भेद पा रहे थे। तो संसार चंद को जो था वो 1809 में चलकर जो था वो एक संधि भी करनी पड़ती है। संधि करनी पड़ती है गोरखाओं के साथ बिल्कुल भी नहीं, वो करते हैं महाराजा संसार चंद के साथ, महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो है ये संधि करते हैं, जिसको ज्वालामुखी की संधि जो है वो कहा जाता है। और ज्वालामुखी की संधि से जो है वो ज्वालामुखी की संधि जब होती है तो महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखाओं पर आक्रमण किया था और अमर सिंह थापा को जो था वो फिर हराया था और सतलुज से परे जो था वो धकेल दिया था, क्योंकि वो सतलुज से एक आप कहेंगे कांगड़ा साइड आ गए थे, उनको कांगड़ा से पीछे जो था वो धकेल दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलते हैं विच राजा ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट रेफ्यूज्ड टू मैरी हिज डॉटर टू द सन ऑफ ध्यान सिंह एंड हैड टू फ्ली टू सेव हिज ऑनर एंड लाइफ फ्रॉम महाराजा रणजीत सिंह। तो बोलते हैं कि कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से इनकार कर दिया था और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से बचने के लिए उसे अपनी जान बचाने के लिए जो था वो भागना पड़ा था। तो ये हुआ था अनिरुद्ध चंद के कार्यकाल के दौरान। अनिरुद्ध चंद ऑप्शन सी सही आंसर है। कहीं पर अनिरुद्ध चंद की बेटी दी गई है, कहीं पर जो है वो बहन कह के भी जो है संबोधित किया गया है। खैर कुछ भी हो, अब आपने क्या ध्यान रखना है कि अनिरुद्ध चंद की बेटी थी। जब क्वेश्चन में बेटी दिया है तो हम बेटी ही मानेंगे। बेटी थी ना, ध्यानचंद एक शासक हुआ करता था। इसने क्या किया, इसने बड़ी ही चालाकी से महाराजा रणजीत सिंह का सहारा लिया और इसके जो कांगड़ा का राजा अनिरुद्ध चंद हुआ करता था ना, उसके घर संदेशा भेज दिया कि ऐसे ऐसे हम शादी करना चाहते हैं, तो इसलिए जो है प्रपोजल भेज दिया गया। अब महाराजा रणजीत सिंह तो
पंजाबी पहाड़ी रियासतों के राजा थे, उनके गुस्से से बचना पड़ना, अगर उनको इनकार करते तो उनको गुस्सा आता और उस गुस्से से बचना पड़ना था। तो अनिरुद्ध सिंह क्या करते हैं, अनिरुद्ध सिंह कहते हैं ध्यान सिंह को कि उनको लगता है कि ध्यान सिंह का स्टेटस थोड़ा छोटा है और इस तरह से शादी नहीं हो सकती, क्योंकि कांगड़ा की रियासत काफ़ी बड़ी थी, स्टेटस भी बड़ा था। तो मना कर दिया गया और अनिरुद्ध चंद जो है वो रियासत छोड़कर जो है वो चले भी जाते हैं अपने परिवार को लेकर, और कुछ टाइम तक कहीं और पर जो है वो सतलुज की दूसरी साइड जो है वो जाकर रहते हैं। उसके बाद में चलकर सेटलमेंट हुई थी। अगले को तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से ये बात नहीं पता होनी चाहिए कि फिर बाद में चलकर जो डॉटर थी इनकी शादी किसके द्वारा की, किसके साथ की गई। तो ये की गई बाद में जाकर जब वो टिहरी गढ़वाल जाकर पहुंच गए तो वहाँ के राजा के साथ जो था वो शादी कर दी गई थी। और अनिरुद्ध चंद जो था ना उसके बाद आदि नगर में जाकर जो था वो पहुँच गया था, वहाँ पर जाकर ब्रिटिशर्स के तहत रहने लगा था। अनिरुद्ध चंद की मृत्यु हो जाती है 1833 में, और उसके बाद जो कांगड़ा इसके बेटे होते हैं ना उनको महल मोरियाँ में जो है वो जागीर दे दी जाती है। महल मोरियाँ वही स्थान है जहाँ पर संसार चंद और गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ था। प्रेजेंट टाइम में ये हमीरपुर में जो है वो पड़ता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं विच राजा ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट डाइड इशूलैज हुज डेथ गेव राइज टू सक्सेशन स्ट्रगल। तो बोलते हैं कि कहलूर के ऐसे कौन से शासक हुए जिनकी निसंतान मृत्यु हो गई थी और उनकी मौत के बाद जो था वो उनके उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ था। क्योंकि इशूलेस मृत्यु हो गई थी तो ये खड़गचंद थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। खड़गचंद की इशूलेस मृत्यु हो जाती है, कुछ खास इशू नहीं था। अब इशूलेस जब मृत्यु हो जाती है तो बाद में चल करना क्या होता है कि इनका जो शासन था, इनकी जो प्रजा थी उसके लिए जो है वो क्या चलता है, एक स्ट्रगल चल पड़ता है कि कौन जो है वो राजा बनाया जाएगा। ठीक है, तो राजा बनने के लिए एक्चुअली में स्ट्रगल चलता है। तो ये खड़गचंद हो गए। एक्चुअली में ना इनके मरने के बाद फिर कौन राजा बनता है वो भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो वो कौन थे, वो थे जगत सिंह। जगत सिंह जो था वो इनके इशूलेस डेथ के बाद जो था वो राजा बने थे, और इनके संबंध में अंकल ही लगते थे, जो यहाँ पर चाचा जो था, चाचा भी आप कह सकते हैं, जो यहाँ पर जो था वो राजा बने थे। और आप ये भी ध्यान रखें कि खड़गचंद का जो शासनकाल है वो बड़ा ही डार्केस्ट पीरियड बिलासपुर की हिस्ट्री में जो है वो माना जाता है। इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ खास इनकी पॉलिसीज़ नहीं थी, और ये ना नशे में ही रहता था, इसकी संगत भी अच्छी नहीं थी। तो उसी चीज़ों ने ना इसको डिवो भी दिया था बाद में चलकर। तो इसीलिए कहते हैं कि इट्स बेटर बी अलोन देन बैड कंपनी, कि बुरी संगत से जो है वो अकेला भला है। अगर अकेला रहता तो इतना डार्केस्ट पीरियड ना माना जाता, और इसकी रियासत भी जो है वो थोड़ा सा शांति में रहती शायद। और देखो पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी सफिशिएंट टाइम है प्रैक्टिस करने का, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को। नेगेटिव मार्किंग से डील करना है तो प्रैक्टिस ही एक इम्पॉर्टेंट आपके पास रास्ता है, और उस रास्ते को अपनाएं और अपनी स्टडी को, अपने पेपर 1 को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, ताकि पेपर 2 में अगर नंबर क्लैश कर जाए तो पेपर 1 में दिक्कत ना आए आपको कोई, और आप ही को जो है वो प्रायोरिटी मिले। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अराउंड विच ईयर वॉज लाहौल रीजन कैप्चर्ड बाय सिख। तो बोलते हैं कि लाहौल रीजन जो था, लाहौल क्षेत्र जो था ना, उसको कब सिखों के द्वारा जो था वो कैप्चर कर लिया गया था। देखो लाहौल क्षेत्र को सिखों के द्वारा कैप्चर किया गया था 1840-41 में। 1840-41 में जो था वो इसको जो था वो कैप्चर कर लिया गया था सिखों के द्वारा। और लाहौल की अगर बात की जाती है, लाहौल देखो एक दूर दराज का क्षेत्र रहा हमेशा से ही, और यहाँ पर ना अटैक्स इतने हुए नहीं, परंतु जब हुए तब यहाँ पर भी जो है प्रभाव देखने को मिलता है। 1839 में तो किंगडम भी जो है वो यहाँ से होकर गुजरता है, और उसके बाद 1840-41 में जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, सिखों का अधिकार जो है वो आ जाता है। आपने बात ध्यान रखनी है कि 1846 में जब अमृतसर की संधि हुई थी, जो ब्रिटिशर्स की और गुलाब सिंह के बीच में हुई थी, उसमें स्पीति क्षेत्र को जो था वो फिर बाद में चलकर अंग्रेजों को जो था वो दे दी थी। ब्रिटिशर्स को जो था वो स्पीति क्षेत्र जो था वो चला गया था। 1857 का जब विद्रोह हुआ था ना, तब भी यहाँ से देखने को मिला था कि अंग्रेजों की सहायता जो था वो यहाँ से की गई थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, तो उस टाइम भी यहाँ के वजीर हुआ करते थे अमीर चंद, उनके द्वारा जो था अमीर चंद को जो था सहायता करने के लिए राय बहादुर की उपाधि जो था वो दी गई थी। ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे आने वाले टाइम में एग्जाम में बनेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लाहौल स्पीति, यहाँ से चंद्रा और भागा नदियाँ जो हैं वो बहती हैं। चंद्रा और भागा नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वो तांदी नामक स्थान जो है वो कहलाता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे ये बहती हैं करके चंबा में एंटर कर जाती हैं, फिर चेनाब के नाम से जाने लगती हैं, और उसके बाद यही नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी जो है वो जाकर बहती है। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने ध्यान रख लिए, याद रख लिए, तो आपके लिए बहुत है।
और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए कि लाइट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो लाइट सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। उसमें भी आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी नेगेटिव मार्किंग से डील करने के लिए, क्योंकि अभी तो लाइट सर्विसेज का एग्जाम पोस्टें निकली हैं और अगर अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्टडी को एक अच्छी शेप मिलेगी, आप अच्छे से जो है वो अपनी जो कमियां हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज से ये सब चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। टेस्ट सीरीज चाहे पीजीटी की है चाहे लाइट की है, ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम यानी कि वो वाला ग्रुप जो टेस्ट सीरीज़ का अलग से ग्रुप है, पीजीटी का अलग से है, लाइट का अलग से है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और जो मेन हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसको ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर की कटिंग, यहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्जाम में हेल्प करती है वो सारी मिल जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।